वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 है पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो चिल्ड्रन, पैस्टोरल या नोमैडिक ट्राइब्स ये लोग क्या होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं ग्रेजिंग लैंड की तलाश में, क्योंकि इनके पास बहुत सारे कैटल यानी कि जानवर होते हैं जिनको घास खाने के लिए बहुत सारी घास चाहिए, ऐसी जगह चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से समझो। Explain why nomadic tribes need to move from one place to another। ये पूछ रहा है कि जो नोमैडिक ट्राइब होते हैं ऐसी क्या जरूरत पड़ती है उनको कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ती है और इसके क्या फायदे होते हैं एनवायरनमेंट के। तो चिल्ड्रन, पहला रीजन हम यहाँ इमेज से समझेंगे कि देखो, ये जो लोग होते हैं नोमैडिक ट्राइब्स, इनके पास बहुत सारे कैटल होते हैं, जानवर होते हैं, जिसमें गाय होंगी, है ना, भेड़ होंगी, भैंस होंगी। तो जो ये सब ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, अब इनको चाहिए बहुत सारा खुला हुआ ऐसी जगह, ऐसे पास्चर जहां पे घास मिल जाए। तो ये घास की तलाश में और पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो पहला पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया। पहला पॉइंट आप क्या लिख दोगे? फर्स्ट पॉइंट आप लिख दोगे, नोमैडिक ट्राइब्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ग्रास फील्ड्स फॉर देयर कैटल। अपने जानवरों के लिए ये ग्रास फील्ड की तलाश में, ऐसे खेतों की तलाश में जहां पे, ऐसे जमीन की तलाश में जहां पे प्रॉपर इन्हें घास वगैरह मिल जाए। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है लैक ऑफ ग्रास एंड वाटर। अब जब इतने सारे जानवर हैं तो घास की तो जरूरत पड़ेगी ही, साथ में पानी की भी जरूरत पड़ेगी। तो जिस भी एरिया में घास की कमी हो जाएगी, जिस भी एरिया में इनको पानी नहीं मिलेगा, ये उस एरिया को छोड़ के चले जाएंगे और ऐसे एरिया में चले जाएंगे जहां पे इनको भरपूर घास मिल जाए और भरपूर पानी मिल जाए। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? इनका जानने का रीजन क्या है? दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, व्हेन देयर इज लैक ऑफ ग्रास एंड वाटर एट अ प्लेस। जब किसी जगह पे घास की कमी हो जाती है या पानी की कमी हो जाती है, दे मूव टू अदर एरियाज। ये दूसरे एरियाज में मूव कर जाते हैं। तीसरा रीजन क्या है, ये क्यों मूव करते हैं? भाई तीसरा रीजन है एक्सट्रीम कोल्ड ऑन माउंटेन्स। अब ये जो ट्राइब्स है ये ना माउंटेन्स पे भी रहते हैं, लेकिन जब सर्दियां आती हैं, विंटर्स आती हैं, तो माउंटेन पे इतनी ज्यादा ठंड पड़ने लगती है कि माउंटेन पे एक लेयर चढ़ जाती है, किसकी? स्नो की। मतलब हर तरफ बर्फ ही बर्फ। अब यार इतनी ज्यादा ठंड में तो ना जानवर रह सकते ना इंसान रह सकता। तो ये वहां से मूव कर जाते हैं और ऐसे एरियाज में चले जाते हैं जहां पे टेम्परेचर ठीक हो और खाने पीने के लिए भी इन्हें मिलता रहे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन माउंटेन्स कवर विद स्नो। जब सर्दियां आती हैं तो माउंटेन्स कवर हो जाते हैं बर्फ से। दे मूव टू द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर इज फेवरेबल। तब वो एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पे टेम्परेचर कैसा हो? फेवरेबल हो, बढ़िया हो। ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट ऑन माउंटेन इन समर। तो आपने क्या देखा? जब विंटर आई, विंटर में तो ये माउंटेन से कहां पे आ गए थे? नीचे आ गए थे, लो हिल्स पे आ गए थे। और अब जैसी गर्मियां आई तो गर्मियां आते ही क्या होता है कि जो माउंटेन्स की जो स्नो थी वो मेल्ट हो जाती है और माउंटेन पे हरियाली छा जाती है। तो अब ये दोबारा नीचे से कहां चले जाते हैं? फिर से माउंटेन्स पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख दोगे? एज सुन एज समर अप्रोचेस द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट्स। जैसे ही गर्मियां आती हैं, जो बर्फ आ जाती है माउंटेन पे वो पिघलना शुरू हो जाती है। माउंटेन्स आर नाउ फुल ऑफ ग्रीनरी। अब माउंटेन्स पे खूब सारी हरी भरी घास और ग्रीनरी छा जाती है। सो अगेन दीज नोमैड्स मूव टू माउंटेन्स। गाइज, मैं आपको बता रहा हूं ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो पूरी देख ली एक बार, उनको ये चैप्टर मैं बहुत इजी बना दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। अब चिल्ड्रन, क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा था इसके दो एडवांटेजेस बताओ, इसके फायदे क्या हैं? भाई इसके फायदे क्या क्या हैं? तो पहला फायदा देखो भाई, जहां पे भी बहुत सारे जानवर जाएंगे, खाएंगे, है ना, घास चरेंगे, तो जब खाएंगे तो भाई जाएंगे भी, मतलब पॉटी भी करेंगे। तो इनकी पॉटी में मतलब क्या निकलता है? डंग, गोबर। ये जो गोबर होता है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करता है। तो जितने भी खेत, जो एग्रीकल्चर वाले किसान हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है कि उनको फ्री में ही ऑर्गेनिक मैन्योर मिल रहा है और जिसकी वजह से फसल जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो पहला
एडवांटेज आप क्या लिख दे सकते हो, कैटल डंग प्रोवाइड नेचुरल फर्टिलाइजर, कैटल का जो डंग है वो नेचुरल फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है विच हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, जिससे क्रॉप्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत बढ़िया होती है। दूसरा क्या है, साइक्लिक मूवमेंट, आपने देखा था कि जब ठंड पड़ी तो ये माउंटेन से नीचे वाली जगह पे आ गए, जब गर्मी हुई तो ये दोबारा वहां पे चले गए, तो ये साइक्लिक मूवमेंट चलता रहता है। मूवमेंट से क्या फायदा होता है कि जैसे मान के चलो जब ये 5-6 महीने यहाँ पे नहीं थे, माउंटेन्स पे नहीं थे, तो माउंटेन्स पे जो वेजिटेशन है उनको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है प्रॉपर ग्रो करने का। ऐसे ही फिर ये 5-6 महीने यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, तो 5-6 महीने तो हर जगह वेजिटेशन ग्रो भी होती रहती है प्रॉपर, और फिर उनके जो कैटल हैं वो ग्रेजिंग भी करते रहते हैं। द pastoralist cycle movement provides enough time for natural vegetation to recover। अब अगर एक ही जगह पे जानवर 12 महीने रहेंगे तो वहां की सारी फसल खा जाएंगे, वहां की सारी ग्रीनरी खा जाएंगे, वहां कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, थोड़े टाइम वहां रहते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद कहीं और चले जाते हैं, जिससे यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो रिकवर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट है। डिस्कस वाई द कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिन्होंने इंडिया पर राज किया था 1947 से पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन इंडिया ब्रॉट इन द फॉलोइंग लॉज, वो अलग अलग लॉज लेके आए। इन ईच केस एक्सप्लेन हाउ द लॉ चेंज द लाइव्स ऑफ द पैस्टोरलिस्ट। ठीक है, तो जो पैस्टोरलिस्ट लोग थे यानी कि जो बहुत सारे कैटल रखते थे, इधर उधर घूमते थे, उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आए। तो पहला रूल वो लेके आए वेस्ट लैंड रूल्स, इसको समझेंगे। तो वेस्ट लैंड रूल्स क्या लेके आए, अब भाई अंग्रेजों ने देखा कि यार यहाँ तो भारत में बहुत जमीनी जमीन पड़ी है, ऐसी जमीन भी पड़ी है जिसपे ना तो कोई खेती होती ना कोई इंसान रहता, बस यहाँ पे जो जानवर हैं ये घास चरते रहते हैं, ग्रेजिंग करते रहते हैं, यार हमें तो कोई फायदा होता नहीं है। क्योंकि अंग्रेज क्या चाहते थे, बड़े चालाक लोग थे ये, हर तरह से ये टैक्स, हर तरह से पैसा चाहते थे। तो इनको ये वाली बात बड़ी चुभ रही थी कि जो खाली जगह पड़ी रहती है इसमें जानवर वो करते रहते हैं, क्या नाम है, ग्रेजिंग करते रहते हैं। तो इन्होंने एक नया रूल बना दिया कि जो वेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड को हम पूरी तरह से कन्वर्ट कर देंगे, या ज्यादा से ज्यादा वेस्ट लैंड को कन्वर्ट करेंगे एग्रीकल्चर में। और इन्होंने वेस्ट लैंड को कुछ ऐसे लोगों को देना शुरू किया कम दाम में, उनसे पैसे लिए। अब देखो इनके तो फ्री फंड के पैसे बन गए, जमीन इनके बाप की तो थी नहीं भाई, जमीन इनकी तो थी नहीं, जमीन तो भारत की थी। इसी जमीन को इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट करना शुरू किया। लेकिन उससे दिक्कत है क्या भाई, जो पास्टोरलिस्ट लोग थे, जो नोमैड्स लोग थे, उनके कैटल को अब प्रॉपर घास नहीं मिलती थी। तो आंसर कैसे लिखोगे, ब्रिटिश वर वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर, बड़े चालाक थे ब्रिटिश और स्मार्ट थे। दे वांटेड टू मेक मनी फ्रॉम ऑल इंडियन रिसोर्सेज, वो चाहते थे कि भारत में जो भी रिसोर्सेज हैं उससे हम पैसा कमाएं। दे फाउंड दैट अ लॉट ऑफ लैंड ऑफ इंडिया इज वेस्ट एज नो एग्रीकल्चर टेक्स प्लेस ऑन दैट। इन्होंने देखा यार भारत की तो बहुत सारी जमीन बर्बाद हो रही है, क्योंकि वहां पे तो किसी भी तरह का कोई एग्रीकल्चर नहीं होगा। दे वर नॉट गेटिंग एनी रेवेन्यू ऑल्सो, और यहां से इनको कोई टैक्स भी नहीं मिल रहा था, पैसा भी नहीं मिल रहा था। In order to generate revenue even from such lands, these lands were given to selected individuals। तो यहां से भी टैक्स कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इन्होंने इन जमीन को देना शुरू कर दिया कुछ इंडिविजुअल्स को, और उनसे क्या कहा कि तुम यहाँ पे एग्रीकल्चर करो इन रिटर्न ऑफ मंथली रेवेन्यू, और हमको क्या देते रहो, हर महीने रेवेन्यू देते रहो। एज अ रिजल्ट पैस्टोरलिस्ट फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो पैस्टोरलिस्ट लोग थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। नंबर 2 फॉरेस्ट एक्ट। तो गाइस ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा यार भारत में तो फॉरेस्ट में भी बहुत जमीन पड़ी है, फॉरेस्ट के अंदर अच्छे अच्छे ट्रीज लगे हुए हैं जिन पे फ्रूट्स आ रहे हैं, बहुत महंगी यहाँ की लकड़ी है, और यहाँ के तो जो नोमैड्स और पास्टोरलिस्ट हैं ये फ्री में यहाँ पे चरा रहे हैं। तो इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट बना दिया कि भाई तुम जंगलों के अंदर नहीं जाओगे, जंगलों की लकड़ी नहीं काटोगे, जंगलों का फ्रूट नहीं लोगे, उल्टे सीधे नियम इन्होंने बना दिए। फॉरेस्ट एक्ट अफेक्टिव एडवर्सली टू द पैस्टोरलिस्ट इन फॉलोइंग वे। तो फॉरेस्ट एक्ट ने बड़ी बुरी तरह से प्रभावित किया। नंबर 1, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर प्रिजर्व फॉरेस्ट, जो पैस्टोरलिस्ट लोग थे उनको प्रिजर्व फॉरेस्ट में एंट्री नहीं थी। देयर कैटल नाउ हैड नो एक्सेस, पहले इनके जो कैटल यानी जानवर होते थे वो खुलेआम घूम सकते थे, अब उनको भी एक्सेस नहीं था फॉरेस्ट का। दे वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट द फायरवुड, जो लकड़ी ये जलाने के लिए लेते थे वो भी नहीं ले सकते थे। नाउ दे वर नॉट एबल टू कलेक्ट अदर प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट लाइक फ्रूट्स, लीव्स एटसेट्रा। और पहले जो ये दूसरे प्रोडक्ट लेते थे कि लकड़ी ले ली, कि फ्रूट्स ले लिया, कि पत्तियां ले ली, कि कुछ ले लिया, अब इन्हें वो भी लेने नहीं दिया जाता था फॉरेस्ट एक्ट के अंदर।
गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना मेरे भाई, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। चिल्ड्रन 3 दिन लगे हैं इस वीडियो को बनाने में, तो अब आप देख लेना, अगर तुम्हारे दिल से आए तो मेरे भाई प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना। 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, दूसरा इन्होंने क्या निकाला, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या है भाई? ट्राइब लोग क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, बंजारे होते हैं, इनके पास भी जानवर होते हैं। तो भाई ये बड़े चालाक थे अंग्रेज, हर तरह से पैसा कमाना चाहते थे। इन्होंने देखा यार ये लोग कभी यहाँ हैं, कभी यहाँ जाएंगे, कभी इधर रहने लगे, कभी इधर, तो यार इनसे तो हम टैक्स ले ही नहीं सकते, इनको तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया, ट्राइब्स पे भी रोक लगा दी कि भैया तुम एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूम सकते, अगर तुम्हें रहना है तो एक जगह ले लो, इस जगह पे खेती करो प्रॉपर और हमें टैक्स देते रहो। लेकिन ये नहीं है कि तुम यहाँ रहोगे फिर यहाँ चले जाओगे फिर यहाँ चले जाओगे। क्यों? क्योंकि टैक्स कलेक्ट करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था, अंग्रेजों के लिए। तो नेक्स्ट कैसे लिखोगे, पेस्टोरलिस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड। जो पेस्टोरलिस्ट लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अच्छे अच्छे ग्रेजिंग ग्राउंड के लिए। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिश टू आइडेंटिफाई देम एंड कलेक्ट टैक्सेस। अब ब्रिटिश के लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी कि पहले जो इंसान यहाँ रह रहे थे 4-6 दिन, अब यार ये कहीं और पहुंच गए, अब ये कहीं और पहुंच गए, अब ये कहीं और पहुंच गए। ऐसे तो यार इनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे टैक्स लें? While it was easy for the British to collect tax from settled community at once, लेकिन जो लोग, जिसने यहाँ पे अपना घर बना लिया, वो 6 महीने पहले भी यहीं था और आज भी यहीं है, इनको आइडेंटिफाई करना भी ब्रिटिशर्स के लिए आसान था, इनसे टैक्स लेना भी आसान था। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ये लोग जो घूमते रहते हैं ये भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहें और एक जगह बना लें। सो द ब्रिटिश पास्ड क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इन्होंने क्रिमिनल एक्ट बना दिया। भाई साहब देख रहे हो कितने गंदे लोग थे ये ब्रिटिशर्स, कि इन्होंने ये कह दिया कि अब तुम एक जगह से दूसरी जगह घूम नहीं सकते हो बिना परमिशन के। दे वर फोर्स्ड टू सेटल इन वन लोकेशन एंड कुड नॉट मूव विदाउट अ परमिट। और उनसे कहा गया कि भाई तुम एक ही जगह पे सेटल होगे और अगर तुमको कहीं जाना भी है तो उसके लिए आप परमिशन लोगे। द विलेज पुलिस केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन देम। और यहां तक कि उनके ऊपर पुलिस भी लगा दी गई कि कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा से ये पुराना धंधा अपना शुरू कर दें। लो भाई साहब हद हो गई जब इन्होंने ग्रेजिंग टैक्स लगा दिया। देख रहे हो इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी भारत को। देखो समझो इस चीज को, यहां पे बेचारा जानवर एक बेकार पड़ी हुई जमीन पे जहां पे केवल घास उगी हुई है, ऐसा भी नहीं है कोई बहुत बड़ी मेहनत करके कोई क्रॉप उगाई गई है कोई महंगी, नहीं, बेचारे बस घास खा रहे हैं। इस पे भी इन्हें लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई, इस पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया कि जो भी खाली पड़ी हुई लैंड है तो तुम्हारे जो जानवर हैं अगर उस पर घास भी चरेंगे इस चीज का भी हमको टैक्स दो। इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू द कॉलोनियल गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ टैक्स ऑन लैंड। अपना रेवेन्यू, अपना मुनाफा और ज्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने जमीन पे, नमक पे, पानी पे, एनिमल्स पे, सब पे टैक्स लगा दिया। Pastoralists had to pay a tax on every animal they took to graze in the pasture। अब भाई इनके पास तो 100 200 जानवर होते हैं, तो इन्होंने कहा कि एंट्री ऐसे मिलेगी, यहां से जाओ आप फील्ड में और जो भी जानवर आपका अंदर जा रहा है उसकी हमें पैसे देते जाओ। अब देख रहे हो खाली पड़ी हुई जमीन पे जिसपे केवल घास उगी हुई है, इस चीज का भी इन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो इससे बुरा असर क्या पड़ा पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी पे, इन्होंने धीरे धीरे करके अपने जानवर ही कम कर दिए। नेक्स्ट, ये अलग क्वेश्चन है, गिव रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई द मसाई कम्युनिटी लॉस्ट देयर ग्रेजिंग लैंड। अब ये जो भाई साहब ब्रिटिशर्स थे ना, यूरोपियन, ये जो व्हाइट कम्युनिटी के लोग थे ये इतने ज्यादा मक्कार, इतने निकम्मे लोग थे कि इन्होंने इंडिया में तो नुकसान किया ही किया, इन्होंने अफ्रीका को भी नहीं छोड़ा भाई साहब। अफ्रीका में भी जो मसाई कम्युनिटी के लोग थे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बेचारे, इनके पास भी हमारे पेस्टोरलिस्ट की तरह बहुत सारे कैटल हुआ करते थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि वहां की जमीन को जब ये उसमें आए 2 पार्ट में बांट दिया, समझे? जो बढ़िया बढ़िया जमीन थी वो तो इन्होंने खुद रख ली कि ये तो हमारे लिए प्रिजर्व्ड है, ये है वो है, गेम्स के लिए, उस गोल्फ के लिए। और जो बेकार जमीन थी जिसपे कम घास उगती थी, जहां पे सूखा पड़ता था, वो बेचारों को इनको दी थी। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे? इन 1885 व्हाइट कम्युनिटी डिवाइडेड द लैंड केनिया एंड जर्मन तंजानिका डिवाइडेड मसाई लैंड इन हाफ। जो मसाई लैंड थी उसको 2 भागों में बांट दिया।
अब देखो, द रिचेस्ट पास्चर वर सेट असाइड फॉर द वाइट कम्युनिटीज। जो बढ़िया जमीन थी वो तो इन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए है, इस पे तुम लोग नहीं आओगे, इस पे हमारा कब्जा है। एंड द मसाई ट्राइब्स गॉट वेरी स्मॉल टेरिटरीज, और इनको छोटी मोटी टेरिटरीज दे दी गई बस। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सुटेबल ग्रेजिंग प्लेसेस एंड 2 year ड्रॉट, द मसाई ट्राइब्स लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ देयर लाइफ स्टॉक। अब देखो कितना बुरा किया मसाई लोगों के साथ इन्होंने, कि बेकार वाली जगह दे दी। वहां पे पहले के टाइम पे ट्यूबवेल्स वगैरह तो होती नहीं थी, ठीक है, तो 2 साल तक बारिश नहीं पड़ी, सूखा पड़ गया, बेचारों के 60% तक जो लाइव स्टॉक यानी जो जानवर थे वो मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज द वे इन विच द मॉडर्न वर्ल्ड फोर्स चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द पेस्टोरल कम्युनिटी इन इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका। ये कह रहा है जो पेस्टोरलिस्ट लोग थे, पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी, इन्होंने इंडिया में भी प्रॉब्लम सही, और जो मसाई यानी ये भी पेस्टोरल लोग थे अफ्रीका में इन्हें भी प्रॉब्लम सही। तो इन दोनों की प्रॉब्लम को कॉज करने वाला कौन था? वाइट लोग थे, वाइट कम्युनिटी वाले लोग। इन्होंने किस तरह से दोनों ही जगह पे नुकसान पहुंचाया, तो उसके कुछ आपको सिमिलैरिटी बतानी है। तो पहली सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही जगह इन्होंने फॉरेस्ट लॉ लगा दिया, इंडिया में भी और अफ्रीका में। क्या था फॉरेस्ट एक्ट में? इन इंडिया एंड अफ्रीका पेस्टोरल कम्युनिटीज वर नॉट परमिटेड टू एंटर द प्रिजर्व फॉरेस्ट। अभी हमने देखा था ना यहाँ पे कि इन्होंने डिवाइड कर दिया था मसाई लैंड को, अच्छी वाली जमीन खुद रख ली थी, उसमें एंट्री नहीं देते थे मसाई लोगों को। ऐसे इंडिया में किया था कि जो प्रिजर्व कर दिए फॉरेस्ट, उसमें हमारे जो पेस्टोरलिस्ट थे, नोमैड्स थे, है ना, जो ट्राइब्स थे, उनको अलाउड नहीं होता था। In India and Africa, at both places, most of the grazing lands were given to individual peasants to encourage agriculture. ये दोनों ही जगह पे क्या चाहते थे, अफ्रीका में भी और यहाँ पे भी, कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने को मिले। तो ऐसी जमीन जिसपे केवल ग्रेजिंग होती थी, जानवर चरते थे, उनको कुछ ऐसे लोगों को दे दी गई और उनसे कहा गया तुम यहाँ पे क्रॉप्स उगाओ, ठीक है, सो दैट वाइट कम्युनिटीज कुड गेट मैक्सिमम टैक्सेस, ताकि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिल सके। But in both the cases, pastoral communities यहां लिखोगे आप suffered, सॉरी। दोनों ही केस में सफर किसको करना पड़ा, परेशानी किसको हुई? पेस्टोरल कम्युनिटीज को हुई। दूसरा, दोनों ही जगह पे इन्होंने क्या किया, बॉर्डर बना दिए। अभी हमने देखा था मसाई में भी, वहां पे भी उन्होंने बॉर्डर बना दिया कि ये हमारी जमीन है, बढ़िया बढ़िया इन्होंने खुद ले ली, और उनको बेचारों को बेकार एरिया दे दिया। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे भी क्या किया, ऐसी जगह जहां पे अच्छी लकड़ी मिलती थी, अच्छे फ्रूट्स मिलते थे, अच्छी चीजें मिलती थी, उनको सबको ये कह दिया कि ये प्रिजर्व्ड है, ये बस हमारे लिए, हम लोग एंट्री कर सकते हैं और तुम लोग एंट्री नहीं करोगे। इन अफ्रीका द बेस्ट लैंड वाज टेकन ओवर बाय द वाइट सेटलर्स। अफ्रीका में भी जो बेस्ट सबसे अच्छी जमीन थी वो तो इन्होंने खुद ले ली। एंड द लोकल्स वर पुश्ड इनटू अ स्मॉल एरिया विद रेस्ट्रिक्टेड पैस्चर्स, और लोकल्स जो वहां के मसाई लोग थे उनको छोटी मोटी जगह दे दी। In India, the division of the country forced the Raikas to find out new pasture in Haryana. जब डिवीजन हुआ इंडिया का, तो जो रैकाज लोग थे उनको कहाँ जाना पड़ा? हरियाणा। As due to political division, they were no longer allowed to go to Sindh. क्योंकि अब पॉलिटिकल डिवीजन हो गया था, तो उनको सिंध जाना भी अलाउ नहीं था, which later became a province of Pakistan, और बाद में वो पाकिस्तान का पार्ट बन गया। गाइज, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश रूल्ड इंडिया बिफोर 1947। 1947 से पहले भारत को कौन रूल करता था? ब्रिटिश, अमेरिका, जर्मन या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।